गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटेलिजेंस की थ्योरीज की। जी दीपिका, 5 से 10 मिनट का बफर आप रखिए डेली ही, है ना। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की थ्योरीज की, तो हमने कल 1 फैक्टर थ्योरी को किया था, यानी यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसको दिया है एल्फ्रेड बिने ने। फिर हमने बात की थी स्पीयरमैन के 2 फैक्टर थ्योरी की, और आज हम बात करेंगे, फिर हमने स्टर्नबर्ग की बात की थी, सॉरी। और अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे किसकी? आज कुछ 2 थ्योरीज हम और डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसको दिया है थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ हो जाएगा ये बैच। अगर हम बात करें जिनका पुराना बैच है, अगर हम बात करें तो दूसरी थियरी होगी थर्स्टन की, जिसको हम ग्रुप फैक्टर थियरी कह देते हैं, या पीएमए के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट थियरीज हैं दोनों ही बेसिकली। आज की डेट में तो उतनी प्रैक्टिकल नहीं है, बट पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक, ये हम कर चुके हैं। कल का सेशन ना देखा हो तो देख लीजिए आप लोग। ये हम कर चुके हैं। जो अब स्पीयरमैन कह रहे थे 2 फैक्टर हैं, जिसमें से जनरल फैक्टर कॉमन है आपके हर एक काम में, और स्पेसिफिक फैक्टर अलग अलग तरह से वर्क करता है। ठीक है बात, इतनी बात हम सभी को क्लियर है। ये हमने स्टर्नबर्ग को भी कर लिया था। आज हम बात करेंगे किसकी? थॉर्नडाइक के मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनको फाउंडर कहा जाता है मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का, या एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है हल्का। किसको? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये हैं ईएल थॉर्नडाइक, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने हर एक चीज पे, इन्होंने बिने के साथ भी इवन इंटेलिजेंस पे काम किया हुआ है। जी रतिका, ठीक। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी इनको कह दिया जाता है। ठीक है जी बात, बिल्कुल वत्सला, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम बात करें हाँ, तो थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर यानी बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है बात, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। क्लियर है बात? हाँ, ऐसा ही सोचूंगी कमल, बात आपकी सही है बिल्कुल। कल से ऐसा ही सोचने वाली हूँ मैं। यू आर राइट। 6:45 ही कंसीडर कर लूंगी मैं, 7 बजे का टाइम भूल जाऊंगी, मतलब 7 बजे है आप लोगों के लिए। हाँ, अब देखा है इन भाई साहब को, बहुत बढ़िया हुआ। तो इनकी ये जो थियोरी है बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, इसको या तो एनार्किक थियोरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर सैंड थियोरी भी इसको कह दिया जाता है। जैसे हमने समझा था बॉन्ड थियोरी है इनकी, लर्निंग वाली, जिसको बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है, एसआर की इन्होंने बात की थी। यहाँ पे इंटेलिजेंस की थियोरी में इसका नाम है मल्टी फैक्टर यानी बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, साथ में इसको एनार्किक थियोरी या सैंड थियोरी भी कहा जाता है। ठीक है बात? हाँ हाँ, थोड़ा सा डाउन है रोमा तबियत। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक कहते क्या है? थॉर्नडाइक ये कह रहे हैं ना तो ये एक फैक्टर है बुद्धि, ना ही ये 2 फैक्टर है। बुद्धि कोई 1 या 2 फैक्टर नहीं है, बुद्धि में मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कई सारे तत्व हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं और एक साथ जुड़े हुए भी हैं। भाई हमारी बुद्धि में अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और वो एक साथ मिलकर काम करती है, तो वो एक साथ में भी है। तो इन्होंने बहुकारक यानी मल्टीपल फैक्टर्स की बात की कि बुद्धि में बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। बुद्धि कोई जनरल एबिलिटी नहीं है, जो स्पीयरमैन का कथन था, इन्होंने उसको बिल्कुल सर से ही नकार दिया कि बुद्धि जो है एक जनरल एबिलिटी ना होकर एक सामान्य क्षमता नहीं है। या जो बिने भी कह रहे थे कि कोई सामान्य क्षमता बुद्धि नहीं है कि एक ही चीज है जो हर जगह काम करेगी, बल्कि रोमा बुद्धि क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइज पैकेट है जहां पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है जी बात, बिल्कुल दीपिका, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं है इस थियरी का नाम, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ये मल्टी फैक्टर थियरी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस में टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के अलग अलग, यहां मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है जी बात, चलिए हल्का समझते हैं। एक्स्ट्रा कमेंट्स अवॉइड क्या करो। वैसे तो हम बातें कर लेते हैं बीच में थोड़ी बहुत, लेकिन ये ऐसी थियरीज चल रही हैं आपकी जिन पे फोकस आपका यही रहना चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, जिसको हम अभी आने वाले समय में धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही इंटेलिजेंस की थियरीज हम कर लेंगे। ठीक, ये है मल्टी फैक्टर। मल्टीपल और मल्टी फैक्टर में डिफरेंस है। फादर ऑफ यूजेनिक्स तो गाल्टन है, फादर ऑफ यूजेनिक्स तो सर फ्रांसिस गाल्टन है, ना कि थॉर्नडाइक। क्लियर है जी बात? अगर हम बात करें तो ये देख लेते हैं एक बार। थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक फाउंड दैट ऑल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट एसोसिएटेड टू लाइक ब्रिक्स इन अ वॉल। मतलब थॉर्नडाइक ने पाया दैट ऑल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी तत्व हैं, जो सभी तत्व हैं किसमें? बुद्धि में। बुद्धि के जो सभी तत्व हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी को, एक विशिष्ट क्षमता को। ये इन तत्वों से बनकर एक विशिष्ट क्षमता बनती है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो विशिष्ट क्षमता है ये अलग होती हैं बट एक साथ भी होती हैं। कैसे? जैसे ईंटें अलग होकर भी इन हर एक, आप ब्रिक दिख रही है आपको, ये एक ईंट है, ये फोटो में आप देख रहे हैं, कभी आपने ईंटों को चिनते हुए भी देखा होगा, है ना, जब ये कॉन्क्रीट का काम चलता है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो जैसे ये ब्रिक्स क्या है? इंडिपेंडेंट भी हैं, यानी इंडिपेंडेंट है, यानी ये इंडिपेंडेंट भी हैं और एक साथ भी हैं। इंडिपेंडेंट भी हैं और एसोसिएटेड भी हैं। एसोसिएटेड का मतलब है एक साथ संबंधित भी हैं। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कैसे हैं? भाई हर एक ब्रिक अलग अलग है, चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे यहां से एक ब्रिक को निकाला हुआ है ना, अलग अलग है, स्वतंत्र है लेकिन संबंधित हैं। तो उसी तरह से बुद्धि की भी अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं और एक साथ में जुड़े हुए भी हैं, एसोसिएटेड भी हैं, एक स्पेसिफिक एबिलिटी भी है। ठीक है बात? अगर हम बात करें तो बुद्धि में जैसे ब्रिक्स या ईंटें जो है एक दीवार में चिनी जाती हैं, तो वो क्या है? हर एक ईंट, हर एक ब्रिक अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी एक फैक्टर है, और एक साथ में भी है। साथ में कैसे? ये पूरी जो दीवार है इसके अंदर सारी ब्रिक्स साथ में ही तो हैं, तो यानी इंडिपेंडेंट भी है और साथ में भी है। ठीक है, बहुत बड़े वर्षा, सही है बात? इतनी बात क्लियर है भाई?
इतनी बात मेरे ख्याल में सभी को क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? बताओ फटाफट से। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ मल्टी फैक्टर इनकी थ्योरी का नाम है, बट इसमें 3 प्रकार की इन्होंने बात की है। अनमोल कहां समस्या आ रही है बताओ? हमने सिर्फ सिंपल सी बात की है, थॉर्नडाइक ने कहा है बुद्धि कोई एक जनरल एबिलिटी ना हो करके मल्टीपल फैक्टर्स का एक क्या कहें, एक एसोसिएशन है जिसमें सारे फैक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, जैसे और एक साथ भी हैं। जैसे ईंटें जो हैं एक दीवार में वो स्वतंत्र हैं, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग फैक्टर्स हैं वो, लेकिन एक साथ एसोसिएटेड भी हैं। ठीक है, तो इसमें जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और एक स्पेसिफिक एबिलिटी के रूप में क्या है, जुड़े हुए भी हैं। देखो इसको स्पेसिफिक एबिलिटी स्पीयरमैन वाली मत समझना, यहां पे मतलब है कि एक क्षमता है। स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं किसी एक क्षेत्र में, एक क्षमता है, एक समूह है। ठीक है हमिदा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, आपको बेसिकली ये लाइन याद रखनी है ब्रिक्स वाली कि ये इंडिपेंडेंट भी हैं और जुड़े हुए भी हैं। तो इन्होंने कुछ 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात की है। अगर मैं बात करूं, फैक्टर्स की बात तो की ही है, इंडिपेंडेंट है, वहां कोई नंबर नहीं है जो आपको याद रखना हो, लेकिन ये 3 प्रकार हैं इंटेलिजेंस के जो आपको याद रखने हैं। ही अज्यूम्ड दैट इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज। 3 एबिलिटीज हैं जो एक दूसरे से डिपेंडेंट भी है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट यानी म्यूचुअली स्वतंत्र है, मतलब एक साथ जुड़ी हुई भी है और स्वतंत्र भी है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। कैसे? SC A से याद रखना है, S फॉर सोशल इंटेलिजेंस, C फॉर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, कॉन्क्रीट यानी मूर्त, सोशल यानी सामाजिक। ये 3 एबिलिटीज हैं, ये 3 क्षमताएं हैं। SC A से आपको याद रखना है, ठीक, सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जिसको मैकेनिकल भी कह दिया जाता है, और लास्ट है आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी अमूर्त। ठीक है, देखिए ज्योति लिख लिया करो जब बोला जाए, है ना, भर जाएगा ये बोर्ड अगर हिंदी भी यहां साथ में लिखेंगे तो। सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है यहां सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या हुआ? तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म इन सोशल रिलेशंस। भाई सामाजिक बुद्धि वो है जो समाज में अच्छे से काम करे, जो लोगों में मिलना जुलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, लोगों को समझ पाना, कुछ स्किल्स सोसाइटी में दिखा पाना, ये हुआ सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है बात। दूसरा टाइप क्या है? मैकेनिकल, जिसको कॉन्क्रीट भी कह देते हैं यानी मूर्त भी कह देते हैं। मैकेनिकल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। भाई ये जो है एक क्षमता है आपकी बॉडी को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाने की। आपकी जो बॉडी है उसको आप क्या कर पाए, ढंग से क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए, प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर पाए। कैसे? डांस करना हो सकता है आपका इसमें आ जाए। आप किसी एक मैकेनिक है जो कार का मैकेनिक है, उसका यहाँ पे आ सकता है ना। कोई व्यक्ति है जो चीजें अगर उसको मिल जाए तो वो जोड़ तोड़ के कुछ का कुछ बना देता है, मतलब उसका मूर्त चीजों पे, जो चीजें उसके सामने हैं उन पे अच्छा कंट्रोल है, अपनी बॉडी पे अच्छा कंट्रोल है। तो जिन चीजों को वो टच और फील कर सकता है उनके बारे में वो मैनिपुलेट कर देता है उनको, या ठीक कर देता है, अपने अकॉर्डिंग उन पे काम कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त क्या है? जो जिन चीजों को हम टच और फील नहीं कर सकते, जो हमारे आइडियाज में है। जस्ट मेरे इतना ही कर लीजिए, बस क्वेश्चन अलग से कर लीजिएगा इस बैच के अलावा। ठीक, द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, मतलब आप सिंबल्स को समझ पाएं, जैसे भाषा क्या सिंबल्स के थ्रू तो लिखी हुई है, और वर्बल भाषा जो क्षमता है वो आपकी अच्छी हो। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आपका आइडियाज, इमेजिनेशन, कोई साइंटिफिक बात या कुछ भी ऐसी चीजें जो जिनको टच और फील नहीं किया जा सकता, भाषा या संकेत के माध्यम से आप उनको समझ सकते हैं। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड बहुत बार आपके सामने इस पूरे कोर्स के दौरान आएगा, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीजें, जैसे ऑनेस्टी है। क्या है ऑनेस्टी? एक चीज है, एक मिनट रुको, ये उल्टा कैसे चलने लग गया कैमरा। देखिए अगर हम बात करें, मैकेनिकल तो सिंपल है ना, आपके घर में जो एक इलेक्ट्रीशियन आता है उसमें मैकेनिकल इंटेलिजेंस है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। वो जो भी चीजें जिनको टच और फील किया जा सकता है उनको वो अच्छे से डील कर लेता है, उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल है, पेज को कैसे कसना है ये उसको पता है। ये क्या हुआ? जो आपका कोई भी एक, जिससे आप गाड़ी ठीक करा रहे हैं, जो मैकेनिक है उसमें मैकेनिकल इंटेलिजेंस है, उसमें कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। सिंपल बात है। ठीक है, बता देंगे विषेता। इतनी बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार की इंटेलिजेंस की हमने बात की, थॉर्नडाइक की भाषा में यांत्रिकी कह सकते हैं। बिल्कुल 3 प्रकार की इंटेलिजेंस की हमने बात की। पहली है सोशल इंटेलिजेंस, सोशल यानी सामाजिक बुद्धि, लोगों के साथ जो अच्छा हो, जिसको भाषा भी अच्छे समझ में आ जाती हो। मैकेनिकल यानी चीजों को तोड़ना फोड़ना, मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं, जोड़ना भी हो सकता है, मतलब चीजों के साथ, ऐसी चीजें जिनके साथ टच और फील करके उनको ठीक किया जा सके या अपनी बॉडी के द्वारा कुछ और किया जा सके। ठीक है पायल, ब्लॉक नहीं है आप। नेक्स्ट CDP बैच पता नहीं, अभी तो रुक के लाएंगे 1-2 महीने, कम से कम जुलाई लास्ट में देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, जब ये वाला बैच खत्म हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें भाषा से रिलेटेड, सिंबल्स या आइडियाज से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। सिंबल्स हुए, आइडियाज हुए, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी, जिसमें आपको कुछ इमेजिन करना पड़े। कार ड्राइविंग आपका मैकेनिकल का एग्जांपल है, बाइक चलाना भी मैकेनिकल का या कॉन्क्रीट का एग्जांपल है, डांस भी आपका कॉन्क्रीट का एग्जांपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आपको टाइप्स याद रखने हैं, इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी ही नहीं है। अगर इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि वाले क्वेश्चन बनते तो मैं आपको पहले ही बता देती। ये बहुत पुरानी थियरीज हो चुकी है, आज की डेट में इनकी कोई बहुत महत्व नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में कभी कभार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ नहीं, स्पीयरमैन ने तो सिर्फ यार 2 टाइप की बात की थी, 2 फैक्टर्स की बात की थी, टाइप की तो की ही नहीं स्पीयरमैन ने। 2 फैक्टर की बात की, एक था जनरल, दूसरा था स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक में कितने भी आ जाएंगे, जनरल सब में कॉमन रहेगा। यहाँ टाइप की बात चल रही है कि सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की बात चल रही है। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। और ऐसे इन्होंने क्या किया, कुछ 4 एट्रीब्यूट्स भी दिए इंटेलिजेंस को। वो क्या थे? एबिलिटीज थी इंटेलिजेंस की, जो सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट है वो
क्या थी? एबिलिटीज थी, क्षमताएं थी कि लोगों में ऐसी क्षमताएं पाई जाती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स एक एक क्षमता में, भाई मैकेनिकल वाले में कई सारे फैक्टर्स होंगे ना, तभी तो मल्टी फैक्टर कहलाएगी वो। ऐसे ही सोशल वाले में कई सारे फैक्टर्स होंगे। अब बात हो रही है एट्रीब्यूट की, वहां बात हुई एबिलिटी की। 4 एट्रीब्यूट्स की इन्होंने बात की है, जिसको LRAS से याद रख सकते हैं आप। LRAS इसका मतलब क्या हुआ भाई? LRAS का मतलब क्या हुआ जी? देखिए, लेवल की यदि हम बात करें, पहला है लेवल, दूसरा है रेंज, तीसरा है एरिया और फोर्थ है स्पीड। ठीक, हाँ बिल्कुल हो जाएगा अखिलेश, एग्जाम से पहले ऑब्वियसली आपका बैच आपने इसीलिए लिया होगा, एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म। देखिए एक बार, लेवल की यदि हम बात करें, चाहे ऑब्वियसली जसमेर, लेवल की यदि हम बात करें तो लेवल होता है, रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क। भाई किस लेवल के टास्क को आप सॉल्व कर सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल कितने तक आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए थॉर्नडाइक है या डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट के आसान क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, या और डिफिकल्टी लेवल भी और बढ़ाते जाएं तो उससे पता चलेगा कितना डिफिकल्टी लेवल तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक चीज हुई जिसमें लेवल है। ठीक, नहीं पायल जुलाई में होगी, एंड जुलाई 30 तक। रेंज की यदि हम बात करें तो रेंज रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क्स एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। भाई हमने बात की किसकी? लेवल की। लेवल का मतलब है डिफिकल्टी लेवल कितना बढ़ना चाहिए कि आप सॉल्व कर पाए, कितने लेवल तक आप, कितने डिफिकल्टी लेवल तक आप चीजों को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है रेंज। अब रेंज में क्या है? कितने नंबर ऑफ टास्क आप उस डिफिकल्टी लेवल के सॉल्व कर पाते हैं। मान लीजिए आप प्याजे के क्या कर पाते हैं, प्याजे के मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक लेवल तक। अब कितने प्रकार, प्याजे का हुआ या वाइगॉस्की का हुआ या फिर कोई और टास्क हुआ, अब आप कितने रेंज मतलब कितने नंबर ऑफ टास्क एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। एक हुआ डिफिकल्टी लेवल, एक हुआ कितने नंबर ऑफ टास्क एक साथ, 100 क्वेश्चन एक साथ, या कितना एक बार में कितना कर पाओगे। तो रेंज है दायरा। रेंज क्या है? दायरा। लेवल है स्तर, लिख लीजिएगा हिंदी वाले। ठीक है, अगर हम बात करें लेवल की, तो लेवल है डिफिकल्टी लेवल आपका, आसान, मुश्किल, मॉडरेट, ये सारी चीजें। कोई भी पेपर जैसे आपका बनता है तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस मॉडरेट तक ही होते हैं, इजी भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट कम क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस ज्यादा पाए जाते हैं, और लोग मुश्किल क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं, और जबकि आप गलती जो होती है वो आपके आसान या मॉडरेट क्वेश्चंस में ज्यादा होती है। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन मुश्किल है वो तो किसी से नहीं हुआ ना सॉल्व पेपर में, बहुत कम लोगों ने किया होगा। बट अगर आपने आसान क्वेश्चन को पेपर में गलत कर दिया, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, तो फिर तो आप फेल होना निश्चित है ना आपका, क्योंकि आपके बराबर में जो बैठा होगा पेपर में वो आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। तो बेसिकली लेवल का मतलब है स्तर, कितने स्तर के अगर हम बात करें, आप डिफिकल्टी लेवल कहां तक सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है कृतिका, रेंज की बात करें अगर, तो उस डिफिकल्टी लेवल तक के, उस डिग्री तक के कितने नंबर ऑफ टास्क को आप एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक, एरिया है वो दायरा या क्षेत्र, मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड, यानी हर एक लेवल पे कितने नंबर ऑफ टास्क या सिचुएशंस को डील किया जा सकता है। यानी एरिया का मतलब हो गया कई सारे लेवल के टास्क होंगे, कितनी रेंज होगी, दोनों चीजें एक साथ के अलग अलग डिफिकल्टी लेवल भी और बहुत सारी नंबर ऑफ सिचुएशंस भी आपको दे दी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज द रैपिडिटी, भाई तीव्रता, कितनी जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी टास्क को। भाई आप प्याजे का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, या कोई मैथ्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन 1 घंटे में करेंगे, 2 घंटे का पेपर है, तो आपका तो गया काम से, गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी इस हिसाब से, तो है ना। तो इन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स की बात की, जिसको हम LRAS से याद रख सकते हैं। L होता है लेवल, कितनी इजी, मॉडरेट या डिफिकल्टी लेवल, आप कितने लेवल तक क्वेश्चन को या किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, आपका लेवल है कितना। फिर रेंज, उस लेवल पे कितने सारे टास्क को एक साथ आप डील कर पाएंगे। एरिया है कि कई सारी सिचुएशन है और कई सारे लेवल हैं, उनको किस लेवल पे या किस हद तक आप सॉल्व कर पाते हैं। स्पीड है कितनी जल्दी आप कर पाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है भी नहीं ये टॉपिक, इसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है ना। और इसमें ये तो मैं आपको समझा के बता रही हूँ, नहीं तो आप सिर्फ इसमें नाम भी याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें आप एक एक डिटेल याद रखें, बट आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एक चीज को समझेंगे तो दिमाग ज्यादा, आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी बोरिंग चीजों को भी समझने की। ठीक है, तो ये लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड, ये सब आपको पता होनी चाहिए। कभी कभार दिमाग फिर गया अगर एग्जामिनर का, तो पूछ सकता है। देखो तीसरा है एरिया, यानी आप टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस हर एक लेवल पे कितने लेवल तक हैंडल कर सकते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस जो डिफिकल्टी लेवल है, हर एक लेवल पे कितनी सिचुएशंस को आप एक साथ डील कर पाएंगे, ये है एरिया। ठीक है, बिल्कुल, आप एग्जाम में यही होता है। तो ये चारों एट्रीब्यूट्स हैं और 3 एबिलिटीज थी, सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थियरी की, जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। लुइस लियोन थर्स्टन, ये व्यक्ति हैं LL थर्स्टन, अमेरिकी ही हैं ये सारे। ठीक, लुइस, लियो है या लियोन है पता नहीं, लुइस लियोन थर्स्टन। ठीक, ये LL थर्स्टन जो हैं, इन्होंने क्या दिया है? रेंज है उस डिफिकल्टी लेवल के कितने नंबर ऑफ टास्क एक साथ आप डील कर सकते हैं, यही है रेंज। ठीक है जी, अगर हम बात करें, और ऐसा नहीं अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक। मैं कोशिश करती हूँ उस लेवल का आपको समझ में आ जाए, इतना आसानी से बता दिया जाए। ठीक है रितिका, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको थोड़ी अजीब लगेंगी, पहली बार पढ़ रहे होगे, लेकिन उनको रिपीट करके बार बार रिवीजन करके प्रॉपर नोट्स बना के उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके उनको डील करना आना है हमें। ठीक है, नहीं नहीं मिनहज थर्स्टन की थोड़ी है, ये तो अमेरिकी हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से इनकी थ्योरी, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। ठीक है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। जी सुरेंद्र राम जी, बहुत बहुत बढ़िया निक्की, बिकॉज ऑफ यू ज्वाइन किया है। नहीं 7 हैं ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पप्पू, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, 7।
6 नहीं है, और उसके अलावा भी एक फैक्टर इन्होंने बता दिया था जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर कहते हैं। रिपीट करोगे ना जब विशेषता बार बार और चीजों को समझोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना, ऐसा थोड़ी कि भूल जाओगे। इंटरेस्ट अगर क्रिएट करोगे किसी चीज में। देखिए छवि बहुत बढ़िया, अगर हम बात करें प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की तो ये एल थर्स्टन ने दिया है इस थियरी को, और इस थियरी का जो नाम है वो ग्रुप फैक्टर थियरी भी है, ग्रुप फैक्टर थियरी, यानी समूह तत्व सिद्धांत भी कह देते हैं इसको। बहुत बढ़िया मिनहाज, समूह तत्व सिद्धांत, ठीक है जी। समूह तत्व सिद्धांत की यदि या समूह बुद्धि सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये बेसिकली एक तरह से मिश्रण है, जो स्पीयरमैन का टू फैक्टर थियरी थी ना उस पे इन्होंने बिल्ड किया है इस थियरी को। तो जो टू फैक्टर थियरी थी स्पीयरमैन की और जो थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थियरी अभी हमने पढ़ी है, उन दोनों के नेक्स्ट लेवल की बात है ये, उन दोनों से इंस्पायर्ड है ये, ठीक है वाशु, ब्लॉक नहीं किया किसी को भी, ये उन दोनों से इंस्पायर्ड है। किससे? आपकी मल्टी फैक्टर थियरी थॉर्नडाइक की और टू फैक्टर थियरी ऑफ चार्ल्स स्पीयरमैन, जिन दोनों को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया हामिदा। तो समझते हैं कि ग्रुप फैक्टर थियरी में थर्स्टन कहना क्या चाह रहे हैं, ये भी तो समझना महत्वपूर्ण होगा ना कि थर्स्टन कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, के बजाय कि हम बुद्धि को एक सिंगल या फिर एक सामान्य क्षमता के रूप में देखें, थर्स्टन्स थियरी फोकस्ड ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने कहा कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो आपके लगभग हर टास्क में कॉमन होती हैं। भाई वैसे तो हमारी बहुत सारी क्षमताएं लगती हैं, लेकिन ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो किसी भी टास्क में इन 7 में से कोई एक ज्यादा एक्टिव होगी। 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, बिल्कुल आप कह सकते हैं इनको। इन 7 में से नहीं मिनहाज ऐसा नहीं है, हिंदी मेरी अच्छी रहेगी हमेशा। देख एक बार, बहुत बढ़िया पप्पू, अरे निधि। देखिए अब यहाँ पे फोकस कीजिए, बिल्कुल प्रिया। अगर हम यहाँ बात करें रितिका, तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, यानी 7 प्राथमिक क्षमताएं हैं। 7 प्राथमिक क्षमताएं हैं जो आप कोई भी टास्क करते हैं उनमें से ग्रुप फैक्टर काम करता है, मतलब कई सारी फैक्टर्स हैं, कई सारे प्रकार हैं, लेकिन उनमें कोई एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होगी जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। और इसी तरह की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं। तो वो 7 कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो मुख्य हैं, उनको हम समझते हैं इनकी थियरी में। थियरी का नाम ग्रुप फैक्टर थियरी या फिर PMA यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है जी। समझे इनको? यहां तक की बात क्लियर हो रही है या कोई समस्या लग रही है? बताओ एक बार, फटाफट बताओ। ये आपको समझ में आए इसीलिए मैं 2-2, 3-3 थियरी एक दिन में करा रही हूँ, नहीं तो एक दिन में 5-5 थियरी भी कर सकते हैं हम, यानी 2 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी, 10-12 थियरीज होंगी मुश्किल से। देखिए तो इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को बताया है। 2 चीजें याद रखना थर्स्टन से आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो है PMA यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो कि है 7। दूसरी एक चीज है ग्रुप फैक्टर थियरी। ये 2 नाम है इसके, पूछ लिया जाता है कई बार। और ये स्पीयरमैन से इंस्पायर्ड थी, या हम कह सकते हैं स्पीयरमैन और जो थॉर्नडाइक की जो मल्टी फैक्टर थियरी है उनसे बैक्ड है, ठीक। PDF तो मिल गई होगी कल की भी, आज वाली जो PDF मिलेगी आपको उसी में कल वाली भी इंक्लूडेड होगी, अगर नहीं मिली तो, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की, तो एक है स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल को बोलते हैं स्थानिक क्षमता, ठीक। ये प्रकार नहीं है, एबिलिटीज हैं, फैक्टर्स हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं जो ज्यादा पावरफुल होती हैं। परसेप्चुअल एबिलिटी है आपके परसेप्शन को बनने की, मतलब इसको हम परसेप्चुअल को अनुभाविक या कुछ और भी कह सकते हैं। एक बार बताओ परसेप्शन को क्या कह सकते हैं। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनको एक एक करके समझेंगे, अभी पहले नाम जान लो। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ये है 4th ग्रुप फैक्टर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। फिर है वर्ड फ्लुएंसी, 5th प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। देन है मेमोरी यानी स्मृति। फिर है रीजनिंग यानी तर्क। इसमें भी 2 प्रकार की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव एक डिडक्टिव। परसेप्चुअल का नहीं, नजरिया नहीं कहेंगे, परसेप्चुअल को कुछ और शब्द यूज करते हैं उसके लिए। कोई कह रहा है अवधारणात्मक, हाँ, या प्रत्यक्षीकरण भी बोल सकते हैं। अच्छा मिनहाज, इतनी बात क्लियर है सभी को? अवधारणात्मक कह सकते हैं, हाँ। चलिए अगर हम बात करें तो ये हुई कुछ स्पेशल एबिलिटी। इसको याद रखने का तरीका है SPNV फिर WMR, और इनको आप ऐसे ही याद रखिएगा तब ज्यादा अच्छे से याद रह पाएंगे। ये सीरियल वाइज है, ये सीरियल वाइज है, जरूरी नहीं है सीरियल वाइज पूछे, बट आप ऐसे याद रखेंगे तो बिल्कुल आपको एक फॉर्म में याद रह पाएगी। जैसे अब मेरे साथ लिखते जाना, या तो अगर नोट्स बना रहे हो, नहीं तो बाद में लिखोगे तो बाद में लिख लेना, ठीक। समझते जाना, समझने में फोकस रखना पहले। देखिए S है स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी जिसका मतलब क्या हुआ, स्थानिक क्षमता, क्षमता। फिर है आपकी स्थानिक क्षमता। क्या है स्थानिक क्षमता? हम कहते हैं किस चीज को? जी बिल्कुल मिनहाज, स्थानिक क्षमता कहते हैं हम एक व्यक्ति है जो, जैसे आर्किटेक्ट्स हैं तो उनमें स्पेशल एबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। जो इंसान स्थान को देख के दिमाग में इमेजिनेशन बना ले, मॉडल बनाना है, कोई शेप एंड साइज, मतलब स्पेस या जगह से रिलेटेड या शेप एंड साइज से रिलेटेड अपने दिमाग में समझने की क्षमता जिसकी ज्यादा हो,
उसको स्पेशल एबिलिटी कहेंगे, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हों, चाहे वो कार्टोग्राफर्स जो मैप वगैरह पढ़ते हैं या बनाते हैं उनके लिए, ठीक। तो इंटीरियर डेकोरेटर्स या डिजाइनर्स बिल्कुल हो सकते हैं। तो स्थान के प्रति जिनको रास्ते याद रहते हैं बिल्कुल वो भी हो सकते हैं, मैप जल्दी से समझ लेते हैं वो लोग हो सकते हैं, उनमें स्पेशल एबिलिटी ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है जी। फिर है परसेप्चुअल एबिलिटी या परसेप्चुअल स्पीड भी कह देते हैं कई लोग इसको। परसेप्चुअल एबिलिटी का मतलब है अवधारणात्मक क्षमता। अवधारणात्मक याद रखने से ज्यादा समझने की है, बट नाम जरूर याद रखिएगा, बाकी ये समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। अवधारणात्मक क्षमता का क्या मतलब है? परसेप्चुअल एबिलिटीज। एनिमेटर्स में भी बिल्कुल इधर उधर घुमा के गाड़ी निकाल लेते हैं, सही बात है। अगर हम बात करें परसेप्चुअल एबिलिटी यानी अवधारणात्मक क्षमता की, तो परसेप्चुअल एबिलिटी है आपके जो 5 सेंसेस हैं भाई, टेस्ट, टच, फील, ये सारे जो 5 सेंसेस हैं आपके, सुनना, है ना, ये अगर हम बात करें तो ये आपके ब्रेन तक कितनी जल्दी से इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाते हैं और उससे एक परसेप्शन क्रिएट कर पाते हैं। ये कहलाती है परसेप्चुअल एबिलिटी, कि आपके जो सेंसेस हैं वो कितनी जल्दी से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं और उससे एक परसेप्शन क्रिएट करवा पाते हैं। ठीक है अनुज, बहुत बड़े मनहज, बिल्कुल। तो परसेप्शन क्रिएट कैसे होता है? परसेप्शन ऐसे तो क्रिएट होता है, आपका जो नजरिया है कि आपके 5 सेंसेस से आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ टच किया, फील किया, क्या हुआ, आपके 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक गई और ब्रेन ने कुछ एक नजरिया, एक परसेप्शन, एक क्षमता क्रिएट की किसकी, उस चीज को एक मीनिंग देने की कोशिश की। तो आपके सेंसेस से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और ब्रेन उसको परसेप्शन क्रिएट करता है उसके प्रति, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है जी। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी है संख्यात्मक क्षमता, या जो आप कहना चाहें इसको, इसका सिंपल सा मतलब है आप नंबर्स के साथ कितने अच्छे हैं। जी राजेश, हम लाइव हैं। अच्छा शिखा, मतलब आप नंबर्स के साथ कितने अच्छे हो। जी बिल्कुल हामिदा भाई, आप मैथ्स में कितने अच्छे हो, आप साइंस या जहां पे भी नंबर्स की बात आती है, अकाउंट्स वाले लोग हो सकते हैं उनमें ज्यादा होगी क्षमता, मैथमेटिशियंस में ज्यादा होगी क्षमता, ठीक है जी बात। अगर हम बात करें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वी फॉर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, यानी भाषिक कॉम्प्रिहेंशन को जो भी कहते होंगे, बताओ एक बार कॉम्प्रिहेंशन को क्या कहेंगे? हाँ, अगर हम बात करें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, आप भाषा को समझ कितनी जल्दी से लेते हैं। जब कम्युनिकेशन में आप कितने जल्दी से भाषा समझ लेते हैं, उसको यूज करना भी आपको आता है ना। तो इसमें आपका कोई इंटरव्यूअर हो सकता है, कोई आपका पॉडकास्टर हो सकते हैं, पॉडकास्टर तो नहीं होंगे, वो वर्ड फ्लुएंसी में आ जाएंगे, है ना। ऐसे लोग जो किताबों को पढ़ के अच्छे से समझ पा रहे हैं, किसी की बात सुन के अच्छे से समझ पा रहे हैं उसको, है ना, कुछ भी देखते हैं तो अच्छे से समझ जाते हैं। तो भाषा को समझने की क्षमता वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है। वर्ड फ्लुएंसी, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग, इसको ध्यान से समझिएगा। वर्ड फ्लुएंसी, इसका मतलब क्या हुआ भाई? वर्ड फ्लुएंसी इज समथिंग कि आप शब्दों को कितने फ्लुएंटली यूज कर पाते हैं। इसका मतलब ओरेटर से है, जैसे वो पॉडकास्टर्स होते हैं या आजकल जो लोग स्पीच देते हैं, या फॉर एग्जांपल कुमार विश्वास, फॉर एग्जांपल जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अगर हम बात करें और बहुत सारे लोग रहे हैं पास्ट में, विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंद, और भी कितने सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो जिनकी भाषा पे पकड़ है। जैसे पब्लिक स्पीकर हो सकता है, कोई भी न्यूज एंकर हो सकते हैं, भाई इनको पता है कहाँ किस तरह के शब्द यूज करने हैं फ्लुएंटली, बिना रुके शब्द का प्रवाह, बिल्कुल शब्द प्रवाह कह सकते हैं। फिर है मेमोरी यानी स्मृति, ईरानी नहीं है ये, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखने हैं, शुरू के 4 SPNV, स्पेशियल, परसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, वर्बल। फिर WMR यानी वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और रीजनिंग। तो ये 2 ग्रुप में अगर याद रखोगे तो भूलोगे नहीं तो इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है जी। टीचर्स भी हैं बिल्कुल, रेडियो जॉकी भी हैं वर्ड फ्लुएंसी में, और इवन उनमें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा। बट कई लोग होते हैं जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन उनका अच्छा होता है, बट भाषा को यूज करने में जब उनकी बात आती है वो वर्बली उतने अच्छे से नहीं फ्लुएंट होते भाषा बोलने में, है ना। जैसे जो सॉन्ग राइटर्स हो सकते हैं। बहुत बड़े आशा में कह रही हैं आप भी, सही है जी। देखिए, R फॉर रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है तर्क में जो लोग अच्छे हैं, जिनमें तर्क की क्षमता अच्छी पाई जाती है। एक मिनट रुको। अब रीजनिंग भी 2 प्रकार की हो सकती है, एक इंडक्टिव, एक डिडक्टिव। चलें बढ़े आगे। एक बता दीजिए, अभी बता रही हूँ, 1 मिनट रुको बस, खाना मंगा लें जरा। बोलते बोलते भूख लग जाती है काफी। देखिए एक बार फिर से समझो। मेमोरी तो सिंपल है, आपकी चीजों को याद रखने की क्षमता कितनी है, या जब जरूरत पड़े तो आपकी मेमोरी से वो यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है जी, घर में ही रहती हूँ, पास में ही रहते हैं, ठीक। अगर हम बात करें मेमोरी यानी स्मृति,
स्मृति मतलब आपके दिमाग की चीजों को याद रखने की क्षमता कितनी है और कब आप उनको जल्दी से रिकॉल कर पाते हैं। रीजनिंग है कि आप जहां जरूरत है वहां तर्क लगा पाते हैं या नहीं, रीजनिंग एबिलिटी आप में है कि नहीं। ये भी दो प्रकार की होती है, एक है इंडक्टिव, दूसरी है डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या है कि आपके सामने जब स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं उनसे आप रूल तक पहुंच पाएंगे, कंक्लूजन निकाल पाएंगे या नहीं। डिडक्टिव क्या है, जब आपके सामने जो रूल पहले से है उसको यूज कर पाना। ठीक है, फिर से समझ लो इन सबको एक बार फिर से मैं बता देती हूं। एस फॉर स्पेशल एबिलिटी यानी स्थानिक क्षमता, आपकी चीजों को देखकर दिमाग में मैप बन पाता है कि नहीं। आर्किटेक्ट्स हैं उनमें स्थान से रिलेटेड जो क्षमता है, रास्ते याद रखने की क्षमता हो सकती है इसमें आपकी, अगर हम बात करें जो इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं वो हो सकते हैं, है ना, जो चीजें ड्रॉ करते हैं मैप वगैरह से वो हो सकते हैं। मतलब आपकी स्पेस को लेकर, आपकी स्थान को लेकर के समझने की क्षमता कैसी है, ये है स्पेशल एबिलिटी। परसेप्चुअल है, आपके सेंसेस के थ्रू, आपके जो 5 सेंसेस हैं वो कितनी जल्दी आपके दिमाग में, आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं और उससे आप एक मीनिंग निकाल पाते हैं, परसेप्शन क्रिएट कर पाते हैं। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप कितने अच्छे से क्या कर पाते हैं, नंबर्स के साथ खेल पाते हैं। कई लोगों को कैलकुलेशन से बड़ा डर लगता है, कई लोगों को मजे आते हैं, तो उनमें न्यूमेरिकल एबिलिटी ज्यादा हुई। फिर है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, भाषा को समझने की क्षमता। कॉम्प्रिहेंड का मतलब है समझना, वर्ड फ्लुएंसी है यूज करना या बोलने से रिलेटेड। मेमोरी क्या है, आपकी चीजों को ध्यान रख पाने की क्षमता। रीजनिंग क्या है, तर्क कर पाने की क्षमता। एनालिटिकल एबिलिटी आपकी। अब रीजनिंग में भी दो प्रकार की चीजें आती हैं, फटाफट से समझ लेंगे। दो प्रकार की चीजें आती हैं रीजनिंग में, एक है इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक, और फिर है निगमनात्मक। रीजनिंग भी दो प्रकार की हो सकती है, रीजनिंग एबिलिटी यानी तर्क क्षमता। अगर हम बात करें किसकी, तर्क क्षमता की, तो ये हो सकती है दो प्रकार की। एक है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क, दूसरी है डिडक्टिव। वैसे तो ये हम पहले कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक में डिस्कस कर चुके होंगे इन दोनों के बारे में, बट बात चल ही रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, इंडक्टिव की, एक तरफ लिख लेते हैं इंडक्टिव को, जिसको हम आगमनात्मक कह रहे हैं। ठीक, दूसरी तरफ हम लिखेंगे किसको, डिडक्टिव को। डिडक्टिव का मतलब है निगमनात्मक। ठीक है जी। अगर हम बात करें इंडक्टिव की, तो यहां है एग्जाम्पल से रूल जाना, उदाहरण से नियम बनाना, या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन ड्रॉ करना। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट से एक कोई कंक्लूजन या एक रूल तक पहुंचना, एक जनरलाइजेशन तक पहुंचना। जैसे नाउन पढ़ाते हैं तो पहले एग्जाम्पल देते हैं, बाद में डेफिनेशन बताते हैं, वो है इंडक्टिव। जब आप पहले डेफिनेशन बता दें और बाद में उदाहरण दें तो वो हो जाएगा डिडक्टिव। रूल टू एग्जाम्पल, ये दोनों दी थी एरिस्टोटल नहीं, अरस्तु ने दी थी। ठीक है जी, रिकॉर्डेड में भी बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। ये कहना था आज लाइव आके, बहुत बढ़िया पूर्णिमा, धन्यवाद, अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं कार्ल रॉजर्स ने नहीं दिया, कहाँ से पढ़ के आ जाते हो, ये अरस्तु ने दिया है, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों। ठीक है, पहुंच रहा है जी कमेंट टॉकिल आपका। फिर रूल टू एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे आप जनरलाइजेशन से या कंक्लूजन से एग्जाम्पल पे जाते हो, या रूल को यूज कैसे करना है, ये डिडक्टिव में बात होती है। तो ये रीजन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक जो उदाहरण आपके पास है उससे रूल तक पहुंचना, दूसरा है जो रूल पहले से दिया गया है उसको यूज करना या उससे उदाहरण तक पहुंचना। मोहसिन अब्बासी, क्लियर है बात। तो ये इंडक्टिव डिडक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल इंडक्टिव क्या है, पहले आपको बहुत सारे उदाहरण दिए कि ये पक्षी है, इसका नाम गुरैया है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, ये है वो है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल। फिर बाद में बताया जितने भी नाम आपने बताए हैं उनको नाउन कहते हैं, यानी उनको संज्ञा कहते हैं, यानी नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। पहले एग्जाम्पल दिए, बाद में बताया रूल, ये हुई इंडक्टिव रीजनिंग। पहले आपके सामने 4 ट्राइंगल पेश कर दिए और फिर बाद में बताया कौन सा ट्राइंगल कौन सा है, पहले आपको सोचने दिया, उसमें से कुछ स्पेसिफिक कॉमन चीज निकालने दी, वो इंडक्टिव है। लेकिन जब आपको पहले ही a + b का होल स्क्वायर का रूल दे दिया और फिर क्वेश्चन करने को दिए, तो ये डिडक्टिव है। ठीक है, तो दो प्रकार के तर्क हो सकते हैं। क्लियर है बात। नहीं पेस्टॉल्ड नहीं कहा होगा, हो सकता है कोई गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर हुई हो। अच्छा, एक और 8th, मान लीजिए इसको एबिलिटी मत मानिएगा, फैक्टर मानिएगा। एक और फैक्टर की बात की है किसने, थर्स्टन ने, और उस फैक्टर का नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी समस्या का समाधान करने की क्षमता। यह भी एक ग्रुप फैक्टर के ही अंदर आएगा, उस थियरी से ही संबंधित है, समस्या समाधान की क्षमता। कल बता दिया था मैंने लास्ट में, तन्नू देखो एक बार बैच का मैंने बताया था कि आपका कहां तक हो गया। समस्या समाधान की क्षमता। ठीक है भाई, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने एनी टाइम आ जाए तो आप उसका समाधान निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये भी एक फैक्टर है जिसके बारे में बात किसने की है, थर्स्टन ने की है। बट आपसे पूछे कितने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं तो आप सिर्फ 7 बताएंगे। ठीक है जी, 7 बताएंगे, वो भी SPNVWMR। ठीक, इनका मतलब आपको पता है स्पेशियल, स्थान से संबंधित, परसेप्चुअल, आपके सेंसेस से ब्रेन तक जाने वाली इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी पहुंची, न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन भाषा को समझना, वर्ड फ्लुएंसी भाषा को यूज कर पाना फ्लुएंटली बिना अटके, फिर है मेमोरी यानी स्मृति में कितनी चीजें आप रख पाते हैं, और लास्ट है रीजनिंग जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों हमने पढ़े। ठीक है जी बात। घंटी बज रही है पीछे, आवाज आ रही है आपको, सही है। नीचे भाभी पूजा कर रही हैं, मतलब जो फ्लोर्स है ना अलग अलग। देखो एक बार, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही धार्मिक माहौल है, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह और दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर तो हमारे पास भी है बट डेली पूजा तो हमसे हो नहीं पाती है, मतलब हमसे क्या मुझसे नहीं हो पाती है, घर में तो हो ही जाती होगी। देखो एक बार, अगर हम बात करें
तो हम मान लेते हैं कि मतलब कोई एक पूरी बिल्डिंग में पूजा कर ले तो सबकी पूजा उन्होंने कर ली। खैर, भाभी का नाम तो है भी पूजा, तो बढ़िया है। खैर, ये सब छोड़ो, ये देखो एक बार, अभी यहाँ साउंड प्रूफिंग हो जाएगी, फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल वत्सला, कर्म ही पूजा है, हम मेरी मदर भी यही बोलती हैं। खैर देखिए एक बार, बस मन की शांति है, पॉजिटिव फील होता है, वो एक बात है। SPNVWMR, ये आपको याद रहेंगी ही, आपको मिल भी जाएंगी। इसके बारे में लिखा हुआ है एक एक लाइन में, कौन सी एबिलिटी कैसे वर्क करती है, ये आपको मिल जाएगी। ये ऑर्डर में याद रखना है बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कब? कल मिलेंगे। और कल हम एक तो थॉमसन की सैम्पलिंग थ्योरी कर लेंगे, और उसके अलावा हम थ्योरी करेंगे कौन सी, अभी तो कई सारी थ्योरीज आपकी रहती हैं, कैटल की, रेमंड कैटल की, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस कर लेंगे कल। कल 2-3 थ्योरी कर लेंगे। अरे बहुत गजब शिखा, आप लोगों का अच्छे से, आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं, या आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपको हेल्प करे, समझ में आ जाए, उससे रिलेटेड आप मेहनत करें, यही पूजा है और यही फल है अपने लिए, है ना। चलो फिर ध्यान रखिए। जिनका D+E वाला बैच है उनको तो भी टाइम लगेगा भाई, 4 महीने का टाइम तो कम से कम लेके चलो बैच के लिए, तो हो जाएगा। ठीक है चलिए फिर, वैसे 4 महीने नहीं लगेंगे, और कम में हो जाएगा। चलो फिर ध्यान रखो, कब मिलेंगे? PDF तो मिल गई, जो और कुछ बाकी मिल जाएंगी वो भी, टेंशन क्यों लेते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ नहीं था, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको समस्या किसी भी तरह की आपके सामने आए तो आपको सॉल्व करने की क्षमता है कि नहीं, यही था प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में। ठीक, सीटेट का बैच, सीटेट तो आने दो पहले, फिर ले आएंगे सीटेट का बैच। चलिए अब यूट्यूब पे मिलेंगे, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।